नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस के आज की सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टार्ट करेंगे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है। तो थोड़ा सा मानव मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं। मानव मस्तिष्क में कुल 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क में यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क में यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लागेंटा होता है। मध्य मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीयूष ग्रंथि ये होते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर बोला जाता है और जो पूरा मस्तिष्क होता है हाइपोथैलेमस का मास्टर होता है। अग्र मस्तिष्क जिसमें जितनी भी बौद्धिक क्षमताएं, चिंतन वगैरह होती हैं, सोचना विचारना, इसमें ताप का नियंत्रण हो गया, गर्मी ठंडा और जो भावनाएं होती हैं ये सभी इसके अंतर्गत हैं। और इसमें जो है आपका आंतरिक शरीर का संतुलन ये सभी होते हैं। बाह्य शरीर का संतुलन कान के द्वारा होता है, कर्ण के द्वारा होता है। आंतरिक शरीर का संतुलन आपसे पूछा जाए तो मेड्यूला ऑब्लागेंटा। तो यहाँ पर मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1600 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑक्सीजन, पारा, अमोनिया वायु में से रासायनिक यौगिक है, आपसे ये पूछा गया है। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, पारा यहाँ पर हो गया, अमोनिया हो गया यहाँ पर, और वायु जो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, तमाम गैसों का मिश्रण होता है। तो ये तो आपका हो गया मिक्सचर, ये हो गया आपका अणु, शुद्ध अणु है, ये हो गया आपका तत्व, जबकि ये आपका यौगिक होता है। यौगिक मतलब होता है कि जिसमें एक से अधिक विषम परमाणु आपस में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा एक दूसरा जो है पदार्थ बनाते हैं, अणु बनाते हैं, उसे कहते हैं यौगिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अमोनिया, ये हमारा एक रासायनिक यौगिक है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसके बाद देखिए, फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार विद्युत परिपथ में आप देखेंगे सदैव समांतर, माफ़ी चाहूँगा, सदैव जो है जो मेंस वाला तार होता है उसके साथ लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में उसके साथ लगाया जाता है। और जैसे ही परिपथ में कोई भी शॉर्ट सर्किट की घटना होती है, शॉर्ट सर्किट कब होगा, जब वोल्टेज हाई हो जाए, ज़्यादा करंट या कम करंट फ्लो हो। कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा करंट होने से शॉर्ट सर्किट होता है, नहीं भैया, वोल्टेज हाई हो जाए, करंट आप देखेंगे भी, अगर आप तो ओम का नियम अगर देखेंगे तो वोल्टेज और जो धारा करंट होती है ये दोनों आपके डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी अगर वोल्टेज बढ़ा तो धारा को भी बढ़ाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। वोल्टेज घटा तो धारा को भी घटना चाहिए, और इसकी विपरीत स्थिति होने पर शॉर्ट सर्किट की घटना घट जाएगी। तो जो फ्यूज का तार होता है ये शीशा और टिन, लेड और टिन का बना होता, की मिश्र धातु का होता है, और इसका कार्य होता है परिपथ में शॉर्ट सर्किट होने की दशा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जलने से बचाना है, परिपथ को ब्रेक करना। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का आकार कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है या फिर उभयतल भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। इसके विपरीत आप देखेंगे डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है अनियमित होता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में केंद्रक होता है या फिर नहीं होता, आपको ये बताना है केवल। तो इन दोनों में जो है केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती है, केंद्रक नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपको पहले से पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। और चूँकि जो रक्त होता है इसमें 2 तरह के प्रमुख पार्ट होते हैं, एक तो आपका जो कण होते हैं और दूसरा आपका जो उसमें द्रव पदार्थ होता है प्लाज्मा, और उसी प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। कोई जो है हीमोग्लोबिन का वहन करता है, तो कोई जो है शरीर की सुरक्षा का कार्य करता है, तो कोई जो है आप देखेंगे कि जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं या फिर रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है। एक चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि
शरीर के अंदर रक्त जमने नहीं पाता है, किस पदार्थ या किसके वजह से? तो हिपेरिन की वजह से। और शरीर के बाहर अगर रक्त को जमना हो तो विटामिन के की आवश्यकता होती है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है जबकि आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक आपका होता है अनुप्रस्थ और दूसरी आपकी होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ में क्या होता है? संचरण की दिशा की विपरीत कंपन की दिशा होती है, जबकि अनुप्रस्थ है, ये माफ़ी चाहूँगा। जबकि अनुदैर्ध्य में क्या होता है? संचरण की दिशा कंपन की दिशा में ही होती है। जितने भी ध्वनि तरंगे होती हैं सभी अनुदैर्ध्य होती हैं। प्रकाश तरंग सदैव अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्रुवण की जो घटना होती है एकमात्र अनुप्रस्थ तरंगों के साथ घटित होती है। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश तरंगों की प्रकृति पूछा गया है, तो प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन इसमें हम और भी क्वेश्चन देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में और भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाए 10⁻8 सेंटीमीटर, या फिर हो सकता है आपको यही डेसीमीटर में दे दे ऑप्शन, मिलीमीटर में आपसे ऑप्शन दे दे। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑप्शन की मात्रक क्या है, यानी जो ऑप्शन दिया गया है उसमें यूनिट क्या है। 1 नैनोमीटर, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं हम लोग मीटर में ही आंसर याद रख लेते हैं, और कभी अगर ऑप्शन सेंटीमीटर डेसीमीटर में आ गया जल्दी जल्दी में अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन हमारा सही करते हुए भी हम लोग गलत करके चले आते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, इसको भी आप जानते रहिए। इसके बाद पिकोमीटर है, फेरोमीटर है 10⁻12 मीटर और 10⁻15 मीटर। इसी तरह से जो बड़े वाले यूनिट होते हैं मीटर के बाद आप जाएंगे आगे तो डेका, हेक्टा, किलो और कुछ इसी प्रकार से आगे के भी आपको यूनिट थोड़े से पता होने चाहिए। फेमटो हो गया, ठीक है, तो कराएंगे आपको आगे हम। यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट 10⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, खाने का नमक किससे बनता है? NaCl, ये हमारा खाने का नमक होता है जो कि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस की उदासीन किरण क्रिया के द्वारा होता है। अगर बेस और एसिड में बेस माने क्षार हो गया, क्षार और अम्ल में कोई अगर एक स्ट्रांग कोई एक कमज़ोर है तो उनसे पूरी तरह से पूर्ण उदासीनीकरण की क्रिया नहीं होगी। अगर स्ट्रांग अम्ल है और वीक हमारा बेस है, क्षार है, तो जो भी उनसे प्राप्त होगा पदार्थ क्रिया के द्वारा वो कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का होगा। और अगर स्ट्रांग क्षार है, वीक एसिड है, तो वहाँ पे बेसिक नेचर का आपको यौगिक प्राप्त होगा। तो खाने का जो नमक होता है ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। NaCl इसका जो है रासायनिक कंपोजिशन होता है Na और Cl का। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अच्छा, कुछ यहाँ पे जो 60 नाम होते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे खाने का नमक हो गया, सोरे का नमक होता है, गंधक का अम्ल होता है, जैसे H2SO4 को हम लोग गंधक का अम्ल बोलते हैं, या इसी को हम लोग अम्लों का राजा भी बोलते हैं। अम्ल जो राज होता है HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है, एक विशेष कंपोजिशन में होता है 1 और 3 के अनुपात में। ये अम्ल राज है एक्वरेजिया, ये आपका अम्लों का राजा है। गंधक का अम्ल, सोरे का अम्ल, नमक का अम्ल, खाने का नमक, इसको बोलते हैं नमक का अम्ल। ठीक है, सोरे का नमक, और हमने आपको एक खाने वाला सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है, धोने वाला सोडा होता है, बेकिंग खाने वाला हो गया। एक धावन सोडा होता है NO2CO3 को धावन सोडा बोलते हैं। खाने वाला सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कराएंगे हम लोग जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम को लेकर के, मोस्ट ओरिएंटेड या मोस्ट प्रोबेबल। और हमारी कोशिश ये होगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतना आपको प्रैक्टिस करा देंगे और आपको रेगुलर ये प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखने हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है,
कोई भी पदार्थ, चाहे वो यौगिक हो, तत्व हो, अणु हो, परमाणु हो, मिश्रण हो, उसका जो टोटल भार होता है, जैसे अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार, यौगिक है तो उसका यौगिक का भार, यानी उसमें जो उसके कंपोजिट यानी जो उसके संगठक उसमें है उन सभी को भार को जोड़ते हुए, और उसको हमेशा हम लोग ग्राम में लिखते हैं और उसको बोलते हैं 1 मोल। और 1 मोल पदार्थ का एनटीपी पर आयतन हमेशा होता है 22.4 लीटर। जैसे अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है CO2, तो CO2 का अगर आप ऐड करेंगे परमाणु भार निकालने के लिए, अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार ऐड करेंगे, कार्बन का होता है 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 8 दूनी 16 होता है, और गुणे 2 क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 32 और 12 ये 44 आपका हो जाएगा। तो 44 को आप ग्राम में लिख लीजिए। अगर हमने आपसे कहा कि हमने आपको CO2 का 1 मोल आपको दिया है, इसका मतलब हो गया कि हमने आपको CO2 का 44 ग्राम दे दिया। चाहे आपसे 44 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछे या फिर 1 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन पूछे, तो आंसर क्या आपका हो जाएगा 22.4 लीटर। यहाँ पर देखिए 4.4 ग्राम है, मतलब 1/10 हो गया, यानी 1 मोल का 10वां भाग है ये। तो यहाँ पर आयतन भी कितना हो जाएगा 2.24 लीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे केवल ऑक्सीजन दिया होता और पूछता कि सपोज दैट यहाँ पे आपको दे दे 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन क्या है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर O2, इसका जो अणु भार होगा 32 ग्राम होगा, लेकिन ये क्या है 32 ग्राम का आधा है, मतलब आधा मोल है O2 का ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम होगा तो उसको बोलेंगे कि ऑक्सीजन 1 मोल है, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर पदार्थ होता है उसका टोटल आप निकाल लीजिए वहाँ पर भार ग्राम में, वो उस पदार्थ के लिए 1 मोल होता है, और उस पदार्थ के उसका यानी 1 मोल का जो एनटीपी पर आयतन होगा 22.4 लीटर। अब वो पदार्थ कितना दिया गया है उसी रेशियो में एनटीपी पर उसका आयतन घटता या फिर बढ़ता जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे और देख लेते हैं, किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1, इसी तरह से जितने भी विटामिन्स हैं A से लेकर के K तक सभी को हम लोग एक एक करके याद रखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप यहाँ पे और देख लीजिए, विटामिन B और C ये जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, बाकी सभी जल में अघुलनशील होते हैं, A, D, E, K, या फिर इसी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कीड़ा, ये जो है वर्षा में घुलनशील होते हैं। यही वजह है कि जो जल में घुलनशील विटामिन होता है इनका हम शरीर में संचय नहीं कर सकते, ये जो है फिर बाद में वर्ज्य पदार्थ के द्वारा घुल करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि इनका शरीर में जो है संचय हो पाता है अल्प मात्रा में। इन विटामिन्स के रासायनिक नाम, इनको प्राप्त करने के स्रोत, और चूँकि विटामिन से देखिए कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, ये बीमारियों से रक्षा के लिए शरीर को अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक एक करके हम इनकी पूरी जितने भी विटामिन हैं उनको हम कवर करेंगे आगे के सेशन में। अगर आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ आंसर बताना चाहते हो, मैं कुछ आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे धूप का विटामिन किसे कहते हैं, रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से जमता है, यकृत में कौन सा विटामिन स्टोर होता है या पाया जाता है या फिर उसका निर्माण होता है, और इसके अलावा एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। इतना क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को, एक बार फिर से आप रिवाइज करके, और सभी के आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन आप लोग ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।